विमला भाई जल्दी से नाश्ता ले आओ, पेट में इतनी देर से चूहे कूद रहे हैं। हाँ माँ प्लीज़ थोड़ा जल्दी ले आओ, हम लोगों को ऑफिस भी जाना है। अरे ला रही हूँ। अब सुबह सुबह तुम लोगों का खाना और नाश्ता बनाने में टाइम तो लग ही जाता है। ये लो, मैंने आज सबके लिए देसी घी वाले गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाए हैं। अरे वाह वाह, आलू के पराठे जल्दी लाओ भाई। हाँ ये लीजिए। ये क्या किया माँ, आज फिर से ये इतना घी वाला हाई कैलोरी नाश्ता बना दिया। लंच और डिनर में तो तुम इतना भर भर के घी डालती हो, कम से कम नाश्ता तो थोड़ा हेल्दी बना लिया करो। हाँ माँ, तुम्हें पता है ना, ये इतना घी वाला खाना खा खा कर मेरा वज़न भी पूरे 5 किलो बढ़ गया है। अगर तुम इसी तरह हमें हर रोज़ ऐसा घी वाला हैवी खाना खिलाती रही तो थोड़े दिन में मैं तो टुनटुन मौसी जैसी हो जाऊंगी। अरे क्या बात कर रही हो बेटा, घी खाना तो सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है। मुझे और अपनी माँ को देखो, बचपन से देसी घी खाकर बड़े हुए हैं। बता, हम दोनों है क्या कहीं से मोटे? एकदम फिट है। इस उम्र में आने के बाद भी हम दोनों के घुटनों में कोई दर्द नहीं रहता, सिर्फ ये देसी घी खाने की वजह से। आप लोगों का ज़माना अलग था पापा, लेकिन आजकल इतना देसी घी कौन खाता है। थोड़े दिन हमने और इतना घी भर भर के खाना खाया ना तो हमें तो कोलेस्ट्रॉल की बीमारी हो जाएगी। आज से ना आप खाने में इतना घी डालना बंद कर दो प्लीज़, और ये पराठे भी आप लोग ही खाओ। मैं तो ऑफिस जाकर कुछ हल्का फुल्का नाश्ता कर लूँगा। अरे रुक मोहित, मैं भी तेरे साथ ही चलता हूँ, मैं भी ये नहीं खा सकता। और मैं भी नहीं, मुझे तो अपना वेट कम करने के लिए अब वैसे भी डाइट करनी पड़ेगी। मैं तो ये पराठा अब बिल्कुल नहीं खा सकती। अरे पर बेटा लेकिन। अरे कोई बात नहीं, इन तीनों को पराठे नहीं खाने तो मत खाओ, हम दोनों है ना, हम खा लेंगे। वैसे भी इतने से पराठों में हम दोनों का क्या ही होगा। तीनों भाई बहन तो इतने घी वाले आलू के पराठे छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन विमला और सोहन लाल वो सारे पराठे अकेले ही चट कर जाते हैं और उन्हें खा कर लेते हैं एक बड़ी सी डकार। मज़ा आ गया जी, मज़ा आ गया। कल सुबह ना गोभी के पराठे बना लेना, घी थोड़ा ज़्यादा डाल लेना बस। ठीक है जी। शाम के वक्त। ओए होए होए, क्या खुशबू आ रही है जी खाने की। क्या बनाया है आज खाने में? आपके फेवरेट छोले भटूरे और उसके साथ ये बूंदी का रायता। बस यही? आज मीठे में कुछ बनाया नहीं क्या विमला जी आपने? ऐसा हो सकता है कि खाने के साथ में मीठे में कुछ ना बनाओ। मूंग की दाल का हलवा बनाया है मैंने, अभी किचन में रखा है। एकदम मस्त देसी घी डाल के बनाया है। काजू बादाम भी देसी घी में तल कर डाले हैं। वाह 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 विमला जी, फिर तो आज खाना खाने में मज़ा ही आ जाना है। अरे क्या मज़ा आ जाना है पापा जी। मम्मी, हम लोगों ने आपसे सुबह ही कहा था ना इतना घी वाला और तला हुआ खाना मत बनाना, लेकिन आपने तो फिर से वही सब बना दिया। सुबह तो फिर भी पराठे थे, अब तो आपने सीधे भटूरे बना दिए। यार इस घर में रहकर तो मैं कभी डाइटिंग कर ही नहीं पाऊंगी। आप तो मुझे खिला खिला कर इतना मोटा कर दोगी कि कोई लड़का मुझसे शादी भी नहीं करेगा। तुझे अपनी शादी की चिंता हो रही है, मुझे तो लगता है हम दोनों में से भी कोई शादी नहीं करेगा। ये घी वाला खाना खा खा कर हमारा पेट निकलता जा रहा है। प्लीज़ मम्मी हमारे लिए कुछ और बना दो। मैंने क्या यहाँ पर कोई ढाबा खोला हुआ है? जो भी आएगा अपने खाने का अलग अलग ऑर्डर देकर जाएगा। जो बनाए चुपचाप खा लो। लोगों को तो घर में ऐसा खाना नसीब भी नहीं होता। रोज़ रोज़ लोग घिया तोरी टिंडे खा खा कर पक जाते हैं, और यहाँ मैं तुम लोगों को रोज़ पकवान बना कर दे रही हूँ तो तुम्हारे 100 नखरे। इससे अच्छा तो हम रोज़ घिया तोरी और टिंडे ही खा लेते। मुझे तो इसको देख देख कर इतना हैवी फील हो रहा है। मैं तो बाहर से अपने लिए जापानीज़ फूड ऑर्डर कर रहा हूँ। तुम दोनों को खाना है क्या? हाँ हाँ भैया, मेरे लिए भी ना सुशी मंगा लो, मेरी डाइट भी अच्छी रहेगी। अब मंगा ही रहे हो तो मेरे लिए भी मंगा लो, मैं भी खा लूँगा, क्योंकि ये खाना तो मैं बिल्कुल नहीं खा पाऊँगा। हाँ हाँ मंगाओ मंगाओ, उड़ा दो अपने सारे पैसे। मैं यहाँ इतने घंटे रसोई में लगकर तुम लोगों के लिए खाना बना रही हूँ, लेकिन तुम लोगों को तो कोई मतलब नहीं है। खाना तो तुम लोगों को वो बाहर का ही जंक फूड ही है। जंक फूड के बारे में आप तो कुछ बोलो ही मत माँ। जितना तेल और घी बाहर के जंक फूड में नहीं होता, उससे ज़्यादा तेल और घी आप खाने में डाल देती हो। मुझे तो अब आपके खाने के सामने बाहर का जंक फूड ज़्यादा हेल्दी लगता है। बताओ क्या तुझे अभी एक चाटा पड़ेगा ना, घूमता हुआ उधर जाएगा। नहीं खाना ना तुम तीनों को मेरे हाथ का खाना, तो उठकर जाओ यहाँ से। आजकल के बच्चों के लिए कितना भी करके दो, इनके नखरे ख़त्म ही नहीं होते।
तीनों भाई बहन वहाँ से उठकर चले जाते हैं और अपने अपने कमरे में बैठकर जैपनीज फूड खा लेते हैं। तभी विवेक के पास उसकी गर्लफ्रेंड रितु का कॉल आता है। क्या कर रहे हो? खाना खा रहा हूँ यार, बाहर से जापानीज़ फूड मंगाया था, अजीब सा ही टेस्ट आ रहा है। क्यों? बाहर से खाना क्यों? तुम्हारी मम्मी तो रोज़ घर पर ही खाना बनाती है ना। तुम्हें पता तो है यार मम्मी खाने में कितना घी डालती है। ऊपर से आज तो मम्मी ने छोले भटूरे और मूंग की दाल का हलवा बनाया था। अगर मैं वो खा लेता ना तो रात को नींद भी नहीं आती मुझे। पता नहीं मम्मी कब ऐसा खाना बनाना बंद करेंगी। वैसे मेरे पास ना इसका सोल्यूशन है। क्या? अब हम दोनों को साथ में इतना टाइम हो गया है तो शादी कर लेते ना। उसके बाद मैं तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगी तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व। मेरे आने के बाद मैं मम्मी जी को किचन में काम करने ही नहीं दूंगी। अरे वाह, क्या सोल्यूशन निकाला है यार। फिर तो मैं अगले हफ्ते ही मम्मी पापा को लेकर तुम्हारे घर आता हूँ। वैसे तो विवेक को अपनी गर्लफ्रेंड रितु से शादी करने की जल्दी थी, लेकिन उसके खाने की प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए उसे रितु से शादी करने की और ज़्यादा जल्दी हो गई थी। उन दोनों ने अपने अपने मम्मी पापा से बात की और कुछ समय बाद रितु उनके घर में बड़ी बहू बनकर आ गई। रितु जल्दी से नाश्ता बना कर ले आओ, नहीं तो ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। हाँ भाभी प्लीज़ थोड़ा जल्दी करना। हाँ हाँ बस अभी लेकर आती हूँ। अरे बहू ये क्या बना दिया तूने, इतना सूखा सूखा? इसमें तो घी तेल कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। हाँ मम्मी जी, मैंने वेजिटेबल उपमा बनाया है। इसमें कम घी और बहुत सारी सब्जियां हैं, इसलिए खाने में ये बहुत हेल्दी है। हाँ भाभी, लेकिन उपमा का टेस्ट ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, एकदम फीका फीका सा लगता है। हाँ भाभी, बनाना ही था तो पनीर सैंडविच बना लेते, वो खाने में अच्छा तो लगता। अरे ये भी खाने में अच्छा लगता है, तुम लोग खाकर तो देखो। भाई मुझे तो उपमा बहुत पसंद है, मैं तो खाऊंगा। अच्छा, आपको उपमा पसंद है इसलिए भाभी ने सबके लिए उपमा बना दिया। ये सही है यार, हम लोगों के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। अरे ऐसा नहीं है, उपमा सेहत के लिए अच्छा है इसलिए मैंने बना दिया। अब मैंने ये बना ही दिया है तो आप सब खा लीजिए ना, शाम को मैं कुछ और अच्छा सा बना दूंगी। ठीक है भाभी। रात के समय खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है बेटा। क्या बनाया आज तूने खाने में? आज मैंने पालक कॉर्न की सब्जी और करेले बनाए हैं पापा जी। क्या करेले बनाए हैं? क्या भाभी, सुबह तो आप बोल रही थी कि शाम को कुछ अच्छा सा बनाऊंगी। अच्छा सा बोलकर आपने खाने में ये बनाया? अरे क्यों भाई, इसमें खराबी क्या है? करेले तो मुझे बहुत पसंद है। करेले की सब्ज़ी में जो प्याज होती है ना, उसका टेस्ट ही कुछ अलग आता है। वैसे भी इसमें तेरी भाभी ने कच्ची केरी भी डाली है, खा कर देख, बढ़िया लगेगा। और साथ में ये पालक कॉर्न की सब्ज़ी भी तो है। पालक कॉर्न की सब्ज़ी तो आप ऐसे कह रहे हो भैया जैसे भाभी ने शाही पनीर बनाया हो। पालक तो हम में से किसी को भी पसंद नहीं है और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं भाभी ने आज बिल्कुल छांट कर ये दोनों सब्जियां कैसे बनाई। हाँ बहू, ये सब तो मुझे और तेरे पापा जी को भी पसंद नहीं है। थोड़े कोफ्ते वगैरह बना लेती, कोफ्ते के साथ घी वाली रोटी इतनी स्वाद लगती है। और साथ में थोड़ा हलवा बना लेती, घी में बना हुआ हलवा। आहा, खाने का मज़ा आ जाता। अभी ये ऐसा खाना तो हमसे खाया नहीं जाएगा। अरे माँ, अब इस उम्र में तुम्हें कहाँ घी वाला खाना हजम होगा। ये करेले और पालक कौन सेहत के लिए बहुत अच्छी है। और राधिका, तुम तो कह रही थी तुम्हें डाइट पर रहकर अपना वेट कम करना है। अब जब तुम्हारी भाभी इतना अच्छा खाना बना रही है तो तुम इस खाने में नखरे कर रही हो। भैया, डाइट करने का मतलब बेस्वाद खाना थोड़ी ना होता है। इस करेला और पालक की सब्जी को खाने से अच्छा है मैं नूडल्स ही बनाकर खा लूँ। तुम नूडल्स बना रही हो क्या? तो थोड़े मेरे लिए भी बना लेना, क्योंकि ये खाना तो मैं भी नहीं खा सकता। हम भी नहीं खा सकते बेटा, हम भी नहीं। हमारे लिए भी बना ले नूडल्स। लेकिन मैंने जो सबके लिए इतना सारा खाना बना दिया। इसे तुम दोनों ही खा लो बेटा। और हाँ, हमसे नहीं खाया जाएगा। राधिका सुन, मेरी और तेरे पापा जी की नूडल्स में ना ऊपर से एक एक चमची घी डाल दियो, वरना स्वाद नहीं आएगा। हे भगवान, अब इन दोनों को नूडल्स में भी घी डालकर खाना है, हद ही हो गई। राधिका सबके लिए नूडल्स बनाकर लाती है और सब लोग उसे ही खा लेते हैं। लेकिन अब घर में हर रोज़ रितु ज़्यादातर विवेक की पसंद का ही खाना बनाती, जिससे बाकी लोगों को जैसे तैसे मन मार कर उस खाने को खाना पड़ता। लेकिन कुछ दिन बाद मोहित इस सब से बहुत परेशान हो गया। तभी एक दिन वो अपने ऑफिस में अपने दोस्त विपुल के साथ खाना खाने बैठता है।
अरे यार, आज फिर से खाने में ये पालक। इस घर में तो कोई अपनी पसंद का खाना भी नहीं खा सकता। जब भैया की शादी से पहले माँ घर में खाना बनाती थी तो वो अपनी और पापा जी की पसंद का खाना बनाती थी। अब जब भैया की शादी हो गई तो रितु भाभी सिर्फ विवेक भैया की पसंद का खाना बनाती है। समझ में नहीं आता, अपनी पसंद का खाना खाऊं तो खाऊं कहाँ। अरे भाई इतना परेशान क्यों हो रहा है? देख, तेरी इस प्रॉब्लम का तो एक ही सोल्यूशन है। जैसे तेरे भैया ने शादी करके अपनी खाने की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, वैसे ही तू भी प्रीति से शादी करके अपने खाने की प्रॉब्लम सॉल्व कर ले। सही कह रहा है यार। वैसे सच बताऊं तो मुझे अभी 1-2 साल रुक कर शादी करनी थी, लेकिन हालात को देखकर लग रहा है अभी शादी कर लूं तो ही अच्छा है, वरना इस खाने को तो खा खा कर मैं पागल ही हो जाऊंगा। अपने बड़े भाई विवेक की तरह अपने खाने की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मोहित भी अपनी गर्लफ्रेंड प्रीति से शादी कर लेता है। शादी के बाद, प्रीति आज तुम खाने में क्या बना रही हो? मैं तो खाने में बैंगन का भरता और पराठे बना रही हूँ दीदी, मोहित जी को बहुत पसंद है ना। हाँ हाँ, बनाओ बनाओ। मुझे भी विवेक जी ने आज आलू परवल की सब्जी बनाने के लिए कहा था तो मैं वही बना लेती हूँ। दोनों बहुएं अपने अपने पति की पसंद का खाना बनाकर तैयार कर देती है। अब आती है सब लोगों के खाना खाने की बारी। वाह यार, क्या खुशबू है बैंगन के भरते की। ओए होए होए। क्या बैंगन का भरता? भाभी आपको पता तो है मुझे बैंगन बिल्कुल पसंद नहीं है। जब भी बैंगन की सब्ज़ी खाती हूँ मुझे उल्टी हो जाती है। खैर छोड़िए। रितु भाभी, आपने खाने में क्या बनाया है? प्लीज़ अब आप ये मत कहना कि आपने खाने में पालक या करेले बनाए हैं। अरे नहीं नहीं, आज तो मैंने खाने में आलू परवल की सब्जी बनाई है। क्या? परवल की सब्जी? भाभी, परवल की सब्जी भी कोई खाता है क्या? कोई टेस्ट ही नहीं होता उसमें। मुझे तो समझ में नहीं आता विवेक भैया को सारी ऐसी चीज़ें क्यों पसंद आती है जिसमें कोई टेस्ट ही नहीं होता। कभी आप उनके लिए करेला बनाती हो, कभी पालक, और आज ये परवल। हाँ बहू, ये परवल की सब्जी तो मुझे और तेरे पापा जी को भी पसंद नहीं है। ठीक कह रही है राधिका, इसमें कोई स्वाद ही नहीं होता। पता नहीं विवेक को भी खाने में कैसी कैसी चीज़ें पसंद है, अजीब अजीब सी चीज़ें खाता रहता है। हमसे तो ये सब्जी ना खाई जाएगी, हम तो बैंगन का भरता ही खा लेंगे। लेकिन विमला जी, बैंगन खाते ही मुझे तो एसिडिटी हो जाती है, मैं कैसे खाऊंगा इसे? आप भी कमाल करते हो पापा जी। इतना ज़्यादा घी तेल वाला खाना खाकर आपको एसिडिटी नहीं होती, और बैंगन का भरता खाने से आपको एसिडिटी हो जाती है। अरे इसमें तो ज़्यादा घी तेल भी नहीं है। अरे बेटा, तुम नहीं समझोगे। घी वाले खाने से एसिडिटी नहीं होती, लेकिन ये बैंगन खा के मुझे एसिडिटी होती है। विमला जी, आप तो मुझे घी के अंदर थोड़ी शक्कर डाल कर दे दो, मैं उसके साथ ही रोटी खा लूँगा। ठीक है जी, अपने लिए भी मैं घी और शक्कर ही ले आती हूँ। राधिका बेटा, तेरे लिए भी लेकर आऊँ क्या घी शक्कर? नहीं नहीं, मैं ये आलू परवल में से परवल हटाकर आलू आलू के साथ रोटी खा लूँगी। अब रोज़ रोज़ नूडल्स भी तो नहीं खाई जाती मुझसे। दोनों की पत्नियां उनकी पसंद का खाना तो उन्हें खिला देती है, लेकिन अब राधिका, विमला और सोहन लाल के लिए हर रोज़ का खाना खाना दुश्वार हो जाता है। अगले दिन, प्लीज़ काश आप दोनों ने आज खाने में कुछ अच्छा बनाया हो। अब मैं एक और दिन भी ऐसा अजीब खाना नहीं खा सकती। अरे टेंशन मत लो राधिका, आज मैंने सबके लिए राजमा चावल बनाए हैं, और राजमा चावल तो सबको पसंद है ना। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, आज तो भाभी ने कुछ ऐसा बनाया जो मुझे पसंद है। सिर्फ रितु भाभी ने ही नहीं, आज तो मैंने भी कुछ ऐसा बनाया है जो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। क्या क्या? पास्ता। वो भी बहुत सारा चीज़ डालकर। वाह यार, इस खाने को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आज तो मेरी किस्मत ही खुल गई। लाओ भाभी लाओ, जल्दी से लाओ। तेरी तो किस्मत खुल गई बेटा, लेकिन पता नहीं हमारी किस्मत कब खुलेगी। पहले अच्छा खासा घी वाला खाना बनाती थी, अब तो रोटी के अलावा कोई और घी का खाना नसीब ही नहीं होता। मेरा तो मन कर रहा है आज घी का चूरमा खा लूँ। रितु बहू, थोड़ा हमारे लिए चूरमा बना दे बेटा। सॉरी मम्मी जी, लेकिन अभी चूरमा नहीं बन सकता। आज मैंने खाने में राजमा चावल बनाए तो आटा गूँथा ही नहीं। अभी आटा गूँथ के रोटी बनाऊँगी तो उसके लिए भी चक्की से आटा लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि आज घर में आटा भी ख़त्म हो गया है। हे भगवान, इस आटे को भी आज ही ख़त्म होना था। ठीक है बहू, अब जो भी है दे दे, वही खा लेंगे। दोनों बहुएं सबको खाना परोसती है। विमला और सोहन लाल तो जैसे तैसे खाना खाना शुरू करते हैं, लेकिन राधिका आज बड़ी ही खुश होकर जैसे ही खाने का पहला निवाला खाती है, उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है।
भाभी मुझे लगता है आप राजमा में मिर्ची डालना ही भूल गई। मुझे तो इसके अंदर मसालों का कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा। तुम्हें पता तो है राधिका कि तुम्हारे भैया को ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना पसंद नहीं, इसलिए मैंने राजमा में कम मिर्ची डाली है। कम नहीं, ऐसा कहो कि डाली नहीं है। मुझे तो लगा था कम से कम आज तो मुझे कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, लेकिन आपने तो मेरी इस उम्मीद पर पानी ही फेर दिया। कोई बात नहीं राधिका, अगर तुम्हें स्पाइसी ही खाना है तो तुम ये पास्ता खा लो ना, वैसे भी पास्ता तो तुम्हें पसंद ही है। ठीक है भाभी, पास्ता ही खा लेती हूँ। बस भगवान की दया से अब इस पास्ता में कोई गड़बड़ ना हो। हाँ बहू, तुम मुझे भी खाने के लिए ये पास्ता ही दे दे। ये फीके स्वाद वाले राजमा चावल मुझसे नहीं खाए जा रहे। मुझसे भी नहीं खाए जा रहे विमला जी, मैं अभी ये पास्ता ही खा लेता हूँ। ला बहू, मुझे भी पास्ता दे दे। प्रीति सबकी प्लेट में पास्ता सर्व करती है, लेकिन सब लोग जैसे ही उस पास्ता को खाते हैं तो मिर्ची के मारे उन सब के कानों से धुआं निकलने लगता है। पानी पानी! अरे बहू, ये क्या बना दिया तूने? भाभी, एक भाभी ने ऐसा खाना बनाया जिसमें मिर्ची का नामो निशान नहीं, और दूसरी भाभी ने बनाया तो ऐसा कि उसे खाते ही कानों से धुआं निकल गया। मैं तो आप दोनों नहीं, आप तीनों के खाने से ही हाथ जोड़ रही हूँ। मैं नहीं खा सकती ये खाना। अब तो मुझे लगता है कि आप दोनों की तरह मैं भी अपनी पसंद का खाना तभी खा पाऊंगी जब यहाँ से शादी करके चली जाऊंगी। लेकिन हम तो वो भी नहीं कर सकते ना बेटा। राधिका को भी अपनी पसंद का खाना खाने का लास्ट ऑप्शन अब समझ में आ ही जाता है, और दोनों बहुओं के राज में उन्हें अपने दोनों बेटों की पसंद का खाना ही अंत में खाना पड़ता है। खाना चाहे घर में कोई भी बनाए, लेकिन घर का हर सदस्य उस खाने को खाकर खुश हो ऐसा तो कभी नहीं हो पाता। चांदनी का भरा पूरा परिवार था। 2 बेटे, उनकी पत्नियां, एक शादीशुदा बेटी और 2 जवान पोते। जीवन में वैसे तो किसी बात की कोई कमी ना थी, लेकिन फिर भी ये बड़ा परिवार चांदनी को वो सुख नहीं दे पा रहा था जिसकी उसने कभी कल्पना की थी। कहते ना, घर के बीचों बीच खींची लकीरें कब जमीन से दिल पर आकर खींच जाती है कोई जान नहीं पाता। घर के साथ साथ बंटवारा दिल का भी तो हो जाता है। इसीलिए तो घर के बंटवारे बड़े बुजुर्गों को घाव ही दिया करते हैं। बड़ी बहू सुजाता के बेटे के ब्याह का अवसर था। घर में खूब चहल पहल थी। नई बहू दरवाजे पर स्वागत के इंतजार में खड़ी थी, और सुजाता के अलावा दादी चांदनी और चाची रेखा के चेहरे पर खुशी चमक रही थी। माँ जी आइए ना, नई बहू का स्वागत आप करेंगी। चलिए जल्दी से आशीर्वाद दीजिए अपनी पोती बहू को। नहीं सुजाता बहू, ये तो तेरा अधिकार है। मैं जैसे तुम दोनों की नज़र उतार कर तुम्हें इस घर में लाई थी, वैसे ही आज तुम दोनों देवरानी जेठानी बहू साधना को प्रेम से गृह प्रवेश कराओ। अच्छा ठीक है, आप मेरे साथ तो चलिए। हम दोनों सास बहू साथ साथ में बहू का स्वागत करेंगे। कुछ देर बाद, भाई साधना, पहले तो सारे रीति रिवाज होंगे, उसके बाद तुझे घर की सारी औरतों के पाँव छूकर आशीर्वाद लेना होगा, और हाँ, उसके बाद तेरी पहली रसोई का शगुन कराएंगे। ठीक है दादी जी, जैसा आप कहें। कुछ ही देर में साधना की मुंह दिखाई का कार्यक्रम शुरू हो गया था। आस पड़ोस और रिश्तेदारी की सभी औरतों ने बारी बारी से आकर मुंह दिखाई पकड़ा दी थी। कुछ देर बाद, साधना बहू, ये तेरे लिए है, ले रख ले, और चुपचाप रखना, ज़्यादा शोर मत मचाना। अरे चाची जी, आप ऐसे छिप छिप कर क्यों दे रही हैं? अरे सुनना, देख अपनी सास को मत बताना। ये लिफाफा है, इसमें 20,000 रुपये हैं, मेरी तरफ से कुछ गहना ले लेना। चाची का आशीर्वाद है ये बेटा, मना मत कर। लेकिन चाची जी, आप ये आशीर्वाद ऐसे छिप कर क्यों दे रही हैं? बस तू इतना समझ ले, चाची का प्यार और आशीर्वाद ऐसे छिप कर ही लेना पड़ेगा। खुलकर तुझे कुछ दे सको ऐसा माहौल नहीं बचा आप घर में। तू ना अब ज़्यादा सवाल जवाब मत कर, और हाँ, जीजी को कुछ मत बताना, समझी? चाची के मुंह से ऐसी बात सुनकर साधना काफ़ी हैरान थी। अरे यहाँ तो 101 रुपये के मुंह दिखाए भी लोग नाम लिखा कर देकर जाते हैं, और चाची ने 20,000 दे दिए और कहती हैं किसी से ना कहूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं मम्मी जी को बताऊंगी नहीं तो उन्हें यही लगेगा ना कि चाची ने मुझे मुंह दिखाई दी ही नहीं। साधना बड़ी असमंजस में थी कि तभी दादी सास वहाँ आ जाती है। बेटा,
चल अब थोड़ा रसोई छू दे, फिर रस्म खत्म करके मैं भी थोड़ा आराम कर लूँ। आप आराम करिए दादी जी, मैं रसोई संभाल लूँगी, आप बेफिक्र हो जाइए। बस मुझे बता दीजिए क्या बनाना है और कहाँ बनाना है। बहू की बात सुनकर दादी उसे रसोई के सामने ले जाकर खड़ा कर देती है। अरे दादी जी, रसोई में जाने के तो 2-2 दरवाजे हैं, लेकिन ऐसा क्यों? कौन सा दरवाज़ा इस्तेमाल करना है? 2 दरवाजे नहीं बेटा, इस घर में 2 रसोई है। ये वाला दरवाज़ा तेरी सास की रसोई का है और ये बगल वाला दरवाज़ा तेरी चाची सास की रसोई का है। क्या एक घर में 2-2 रसोई? लेकिन ऐसा क्यों? अरे बस बेटा, बहुत लंबी कहानी है, समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ। अरे तू छोड़ ना, ये सब आज तेरा पहला दिन है, खुशी खुशी अपने जीवन की शुरुआत कर। जी दादी जी, जैसा आप कहें। रसोई में आकर दादी जी रसोई के बंटवारे वाली बात पर काफ़ी उदास हो गई थी। इसका मतलब वो इस बंटवारे से खुश नहीं है। वैसे जब चाची जी इसी घर में माँ के साथ ही रहती है, तो फिर किचन बांटने की क्या मुसीबत आन पड़ी होगी। खैर, मुझे अब ये सब नहीं सोचना चाहिए। माँ और चाची जी समझदार है, उन्होंने कुछ सोच कर ही ये सब किया होगा। कुछ ही देर में नई बहू नाश्ता बनाकर टेबल पर लगा देती है। अरे बेटा, यहाँ टेबल पर तो बस मैं ही खाना खाती हूँ, बाकी तेरे सास ससुर अपने कमरे में ही खाना खाते हैं और चाचा चाची अपने कमरे में। साधना को ये सब बड़ा अटपटा सा लग रहा था। अरे बहू क्या हुआ, ये खाना यहाँ से कहाँ ले जा रही हो? वो माँ जी, दादी ने कहा टेबल पर कोई खाना नहीं खाता, तो मैं खाना हटा रही थी। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम लगाओ, टेबल पर ही सब लोग खाएंगे। मम्मी जी, चाची जी नज़र नहीं आ रही, उनकी भी प्लेट लगा दूँ? नहीं, रहने दो, वो बाद में खा लेगी। तुम हम सबको सर्व कर दो। सुजाता के जाने के बाद रेखा अपने पति और बेटी के साथ आकर टेबल पर खाना खाने लगती है। बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है तुमने खाना। ये लो, ये मलाई कोफ्ता चक्कर बताओ कैसा है, मैंने बनाया है। चाची जी, आपके हाथों में तो जादू है, बहुत स्वादिष्ट है। आप प्लीज़ मुझे भी सिखाएंगी ये रेसिपी? वैसे अब तो मैं आपके साथ ही रहने वाली हूँ, एक एक करके आपकी सारी रेसिपी सीख लूँगी। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम्हें जो भी पसंद हो मुझे बताना, मैं तुम्हें बना कर खिलाऊँगी। अरे भगवान ने बेटी नहीं दी, लेकिन अब तू आ गई है ना, अब तू ही बेटी है इस घर की। अब बहुत प्यारी है चाची जी, सच में मैं बहुत किस्मत वाली हूँ। मुझे एक ससुराल में 2-2 सास मिली, और वो भी इतना प्यार करने वाली। अच्छा, जीजी से जिक्र मत करना हाँ, कि मैंने तुम्हें ये खिलाया था, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। साधना कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। एक और चाची जी का उसके प्रति प्यार, और दूसरी तरफ हर बात पर यह कहना कि जीजी को मत बताना। अगर वास्तव में चाची जी इतनी अच्छी हैं, तो फिर मम्मी जी और चाची जी के बीच में खिंचाव की वजह क्या है? कितना अच्छा होता अगर इस घर में 2 नहीं सिर्फ एक ही रसोई होती, एक ही जगह खाना बनता और फिर पूरा परिवार मिलजुल कर खाता। पता तो लगाना ही होगा कि आखिर बरसों पहले ऐसा क्या हुआ था जिसने इस घर को 2 खेमों में बांट दिया। साधना बेटा, ऐसा करो, आज थोड़ी खीर बना लो, और हाँ, खीर में इलायची डालना मत भूलना। ठीक है मम्मी जी, मैं बना देती हूँ। सुन, खीर बना रही है तो एक कटोरी खीर अपनी चाची को भी दे आना, उसे बहुत पसंद है इलायची वाली खीर। और तुझे पता है तेरी सास को तो इलायची की महक से ही एलर्जी है, लेकिन वो ये इलायची बस छोटी के लिए ही डालती है। मन ही मन छोटी को लाड भी तो करती है, पर जताती नहीं। मैं कुछ समझी नहीं दादी, माँ जी तो चाची जी से बात भी नहीं करती, फिर वो उनके लिए खीर कैसे बना सकती हैं? बात नहीं करती, रसोई भी अलग कर ली है, लेकिन आज भी एक दूसरे की पसंद नापसंद का मान रखती है दोनों। जानबूझकर ज़्यादा खीर बनाती है तेरी सास, ताकि मैं चुपचाप खीर रेखा को दे आऊँ। दादी जी, मैं भी यही सोच रही थी, क्यों ना हम पूरे परिवार का खाना एक ही जगह बनाएं, कितना अच्छा होगा ना। तेरी सास का भी नहीं मानेगी बेटा, जाने दे। शाम के समय, मम्मी जी, मैं आपसे अपने मन की बात कहूँ? हाँ हाँ बोलना बेटा, क्या बात है? मम्मी जी, कितना प्यारा सा परिवार है हमारा। दादी जी, पापा जी, आप, चाचा चाची, गट्टू भैया, क्यों ना हम सब मिलजुल कर रहें, एक जगह खाना बनाएं और प्यार से मिलजुल कर खाएं। और मैंने देखा है चाची जी तो सच में बहुत अच्छी हैं। मुझे इस घर में आए अभी कुछ ही दिन हुए हैं,
अगर वो मुझसे इतना प्यार करती हैं तो आप लोगों के लिए उनका व्यवहार गलत हो ही नहीं सकता। देख बहू, तुझे अभी यहाँ आए 1 महीना ही हुआ है ना, बेहतर होगा तू अपने काम से काम रख। 4 दिन रेखा ने तुझसे चिकनी चुपड़ी बातें क्या कर ली, तू चाची चाची करने लगी। पूरे 30 साल बिताए मैंने इस घर में तेरी चाची के साथ, मुझसे ज़्यादा उसे कोई समझ नहीं सकता। रसोई एक करने का ख्याल अपने मन से निकाल दे। आज के बाद मैं इस बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहती। मम्मी जी, मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहती थी, मैं तो बस इतना चाहती थी कि हमारा परिवार फिर से एक हो जाए। मेरा परिवार आपको चोट पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था। सास की फटकार सुनने के बाद साधना काफ़ी सावधान रहने लगी थी। वो कोशिश करती कि चाची और सासू माँ के बीच में वो ना पड़े, क्योंकि उन दोनों के बीच की असल समस्या उसकी समझ से परे थी। कुछ दिन बाद, अम्मा गट्टू के लिए लड़की देखी है, सब अच्छा रहा तो 2-3 महीने में हम भी बहू ले आएंगे और अपनी जिम्मेदारियों से आराम मिल जाएगा। अरे वाह वाह, ये तो तूने बड़ी अच्छी खबर सुनाई। चलो खूब बधाई हो तुझे। वैसे तुम दोनों देवरानी जेठानी साल भर के अंदर ब्याह के आई थी ना, बिल्कुल वैसे ही तुम्हारे बच्चों की भी शादी हो रही है। लगता है अब इस घर की परंपरा यही बनने वाली है। अब इन दोनों बहुओं को भी कुछ ही दिन के अंतर पर बच्चे होंगे और फिर से इस घर में इतिहास दोहराया जाएगा। नहीं अम्मा, अब इतिहास नहीं दोहराया जाएगा। अब हम देवरानी जेठानी शादी करके इस घर में आए थे ना, तब घर में एक रसोई थी, सब मिलकर रहते थे, इसलिए वो सब हुआ। अब साधना और मीनाक्षी देवरानी जेठानी ज़रूर बनेगी, लेकिन दोनों की अपनी अपनी अलग रसोई है, न साथ में रहेंगे ना मन मुटाव होगा। अरे तू ऐसा क्यों सोचती है बेटा? साथ रहने से मन मुटाव नहीं होता, साथ रहने से तो प्यार बढ़ता है। परिवार का मतलब तो यही होता है ना, एक दूसरे के सुख दुख में काम आ सको। तूने और सुजाता ने एक बार जो रसोई अलग करी, फिर उसके बाद जैसे तुम दोनों की दुनिया ही अलग हो गई। सुख में दुख में तुम दोनों ने कभी एक दूसरे की तरफ पलट कर भी ना देखा। मैं जानती हूँ मन में ना तेरे काला है ना बड़ी बहू के, लेकिन फिर भी यह रसोई में खींची लकीर ने तुम्हारे दिल में भी लकीर खींच दी है बेटा। इसीलिए मैं हमेशा तुम्हें ये समझाती रही कि जो मज़ा प्यार से साथ में रहने में है ना, वो अलग होने में कभी नहीं। अम्मा आपकी तकलीफ़ मैं समझती हूँ। आपने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार को 2 टुकड़ों में बांटते देखा। कल को मुझे भी यही दिन ना देखना पड़े, इसलिए मैंने दूसरी संतान पैदा ही नहीं की। ना दूसरी बहू आएगी, ना घर की शांति भंग होगी। खैर, जो बीत गया सो बीत गया, आप अपना मन मत दुखाइए। गट्टू की शादी की तैयारियां कर लीजिए। और हाँ, जीजी को भी बता देना, उनका छोटा सा गट्टू अब दुल्हनिया लेने जा रहा है। थोड़े दिनों में घर में रौनक होने वाली है, और इस बार तो घर की रौनक में 4 चांद लगाने के लिए साधना बहू भी है। शादी ब्याह के माहौल में बहू बेटियों के होने से अलग ही रौनक आती है। ठीक कह रही है छोटी बहू, मैं बड़ी बहू और साधना को बता दूंगी। तू भी तैयारी में लग जा, किसी तरह की मदद की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। छोटी बहू के जाने के बाद मैं जानती हूँ बड़ी बहू को जैसे ही पता चलेगा कि गट्टू की शादी हो रही है, खुशी से फूली ना समाएगी। बचपन से ही लाडला था उसका गट्टू, बस अपने मन की खुशी जाहिर नहीं करेगी, वो अलग बात है। बड़ी बहू, गट्टू का रिश्ता पक्का हो गया, जल्दी ही शादी का मुहूर्त निकलेगा। देख, तू शादी में शामिल होगी या नहीं होगी, इसके लिए मैं तेरे ऊपर कोई दबाव नहीं बनाऊंगी। तेरा और रेखा का अपना अलग रिश्ता है, लेकिन मेरी बात मान, साधना को शादी में शामिल होने से रोकना मत। देख बेटा, बच्चों में अपना मन मुटाव तुम ना डालो ना, तो ही बेहतर होगा। तुम्हारी पीढ़ी ने जैसे निभाया सो निभाया, लेकिन आने वाली पीढ़ी को तो कम से कम मिलकर चलने दो। दोनों भाइयों और उनकी पत्नियों में आपस में प्यार होगा तो कल को एक दूसरे का सहारा बनेंगे। यूँ मुंह फेर कर अलग अलग चलने में भला कैसी शान। बेफिक्र रहिए माँ जी, मैंने बच्चों को और इनके पापा को कभी भी मिलने जुलने या बातचीत करने से नहीं रोका, और ना मैं आगे रोकूंगी। और ऐसा नहीं है कि मैं छोटी की खुशियों में खुश नहीं हूँ। अगर ऐसा होता तो मैं घर छोड़कर कब का चली गई होती। मुझे बहुत खुशी है कि गट्टू की शादी हो रही है। मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं ज़रूर करूँगी।
और हाँ, साधना को कोई रोक टोक नहीं है, वो खुले दिल से अपने देवर की शादी में शामिल हो, जो पहनना हो वो पहने, जो करना है करे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है माँ जी। जल्दी ही गट्टू की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है, जिसमें साधना भी खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। शादी के बाद मीनाक्षी साधना की देवरानी बनकर घर में आ जाती है। शादी के बाद साधना दीदी, सच में आपसे बातें करना, आपके साथ समय बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कितना अच्छा होता ना अगर हम दोनों देवरानी जिठानी मिलकर एक ही रसोई में खाना बनाते और प्यार से सबको भोजन परोसते। मिलजुल कर काम करते ना तो काम भी आसान हो जाता और हम एक दूसरे का साथ में मिल जाता। लेकिन पता नहीं क्यों ये दीवार हम दोनों के बीच में खड़ी हमें मुंह चढ़ा रही है। क्या कर सकते हैं मीनाक्षी, मैंने तो बहुत कोशिश की थी कि इस दीवार को हटाकर ये रसोई फिर से एक हो जाए और हम पूरा परिवार मिलकर एक साथ रहे। लेकिन माँ जी तो इस बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहती, उल्टा वो नाराज़ हो जाती है। इतना प्यारा परिवार है, न जाने कौन सी गलतफहमी है जिसने ताई जी और मम्मी जी के बीच में ये दीवार खींचती है। अब बहुत हो गया दीदी, हम दोनों मिलकर उस वजह का पता लगा कर ही रहेंगे और मम्मी जी और ताई जी को फिर से मिलवा कर रहेंगे। अब मेरा साथ देंगी ना? अरे क्यों नहीं, तूने तो मेरे मन की बात सुन ली। घर में तो कोई कुछ बताता ही नहीं, हम बुआ जी से पूछते हैं, शायद वो बता पाए कि क्या हुआ था इतने साल पहले। बुआ जी, आज आपसे एक बहुत ख़ास बात पूछने आए। क्या आप हमें बताएंगे कि मम्मी जी और ताई जी के बीच में ऐसा क्या हुआ था कि उन दोनों ने अपनी अपनी रसोई अलग कर ली? बेटा, अच्छा हुआ तुमने पूछ लिया, शायद आज मैं सच कह सकूं। तुम दोनों जानना चाहती हो ना? ठीक है, पूरा सच मैं तुम्हें बताती हूँ। 30 साल पहले की बात है, मेरी शादी नहीं हुई थी तब। इस घर में पहले बड़े भैया की शादी हुई और सुजाता भाभी शादी करके इस घर में आ गई। बड़े भैया की शादी के 6 महीने बाद छोटे भैया के लिए रेखा भाभी का रिश्ता आया और जल्दी ही उनकी भी शादी हुई और रेखा भाभी भी दुल्हन बनकर हमारे घर आ गई। मैं पूरे परिवार में सबकी लाडली थी, दोनों भैया हो, बाबूजी या माँ। जब तक भाभियाँ नहीं आई थी सबकी ज़ुबान पर हर समय मेरा ही नाम रहता था। लेकिन जैसे ही शादी के बाद दोनों भाभियाँ घर आई, मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरी कोई अहमियत ही नहीं रही। दोनों भाइयों की ज़िंदगी अपनी अपनी पत्नियों के आसपास घूमने लगी। कहीं बाहर जाना हो या कुछ खरीदना हो तो मुझसे पहले भाभियों की पसंद पूछी जाती। दोनों भाभियों में भी सगी बहनों से भी ज़्यादा प्रेम था। माँ हर समय भाभियों की तारीफ मेरे सामने करती तो मेरे सीने पर छुरियाँ चलने लगती। भाइयों का अपनी पत्नी के लिए दीवानापन तो मैं एक बार को बर्दाश्त भी कर लेती, लेकिन जब मेरी अपनी माँ हर समय छोटी बहू बड़ी बहू के गुणगान गाने लगी तो ये सब मेरी बर्दाश्त के बाहर हो गया। मुझे ऐसा लगने लगा कि अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो इस परिवार में मेरी अहमियत ही खत्म हो जाएगी। और फिर मैंने एक खेल खेला। मैं दोनों भाभियों के बीच में गलत फहमियाँ पैदा करने लगी ताकि इस घर की सुख शांति और दोनों भाभियों की एकता भंग हो जाए। घर वालों की आंखों पर चढ़े बहू के पर्दे हट जाए और परिवार में मेरी जगह मुझे वापस मिल जाए। मैं आए दिन कुछ न कुछ ऐसा करती ताकि दोनों भाभियों के बीच में झगड़ा हो जाए। छोटी भाभी को भड़काना ज़रा मुश्किल था लेकिन बड़ी भाभी बहुत जल्दी बातों में आ जाती थी, इसलिए मैंने उन्हें वो सब दिखाया जो वास्तव में सच ही नहीं था। बड़ी भाभी मेरी बातों में आ गई और छोटी को गलत समझने लगी। मैं जानबूझकर बड़ी भाभी के बनाए खाने में कभी मिर्ची तो कभी चीनी मिला देती, जिसका कसूरवार भाभी रेखा को ही समझती और रेखा भाभी को लगता कि उन पर इल्ज़ाम लगाने के लिए बड़ी भाभी ये सब खुद कर रही है। मेरी साजिश कामयाब हुई और दोनों भाभियों ने अपनी अपनी रसोई अलग करने का इरादा कर लिया। मैंने अपने ही मायके में जहर घोला है, इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब यही सब ससुराल में मेरी ननद ने मेरे साथ किया। मैं माफ़ी मांगने के लायक भी नहीं बची थी। बस बरसों से इस अपराध बोध में घिरी हुई हूँ। मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर सकती। मैं अपनी माँ की सबसे बड़ी दोषी हूँ। मैंने उनके परिवार को टुकड़ों में बांट दिया। बुआ जी, आपने कभी किसी को बताया क्यों नहीं? अगर आप सच बता देती तो सब फिर से एक हो जाते। बेटा, अपना गुनाह कबूल कर पाने का साहस नहीं बचा था मेरे अंदर, इसलिए इतने सालों से बस अंदर ही अंदर घुट रही हूँ। किस मुंह से कहती कि मैंने ही अपने मायके में आग लगाई है। मैंने सब सुन लिया है दीदी। आपने सब सच कहकर अपना प्रायश्चित कर लिया
अब भूल जाओ वो सब। और गलती तो हमारी भी है ना, बिना सोचे समझे हमने इतने साल तक बात को घसीटा। मीनाक्षी, साधना, बेटा फ़ोन करो मिस्त्री को, रसोई के बीच की दीवार तुड़वानी है। बस बहुत हो गया 2 रसोई का ससुराल। अब घर में रसोई भी एक रहेगी और घर में रहने वाले भी। सुजाता की बात सुनकर रेखा भी खुशी से जिठानी के गले लग जाती है।